नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे, मैथ्स एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं शमा। बेटा चलो शुरू करते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। तो लास्ट ईयर 9th ग्रेड में जब भी हमने जो भी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। हमने पढ़ा था लास्ट ईयर की कैसे एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हमने 3 प्रकार की थ्योरम पढ़ी थी। सबसे पहले हमने बोला था कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो जाती है तो हम बोलते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंसी का एक साइन भी लगाते थे, सिंबल लगाते थे, जिसमें हम एस बनाते थे और नीचे इज इक्वल टू का साइन लगाते। उसके बाद हमने बोला कि दो साइड्स और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल के बराबर होगा तो भी हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर हमने बोला था हमारे पास एक थ्योरम थी ASA, जिसमें हमने बोला था कि दो ट्रायंगल की अगर दो एंगल और उसके बीच की इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड के बराबर होगी तो ऐसे भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसी का एक एक्सटेंशन रूप आता था जिसको हम बोलते थे AAS। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट बराबर होगा ही होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। तो हम यहाँ से बोलते हैं AAS, तो तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो दो एंगल बराबर है, तीसरा तो अपने आप ये ASA में कन्वर्ट हो जाता था। प्लस चौथा रूल था हमारा RHS। किसी भी दो ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है, एक हाइपोटेन्यूस है, और कोई भी एक साइड अगर दूसरे ट्रायंगल की 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस और साइड के बराबर है तो ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे। इस साल हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से एक कदम आगे बढ़े। का मतलब ये होता है, हम ये बोलते हैं कि कोई भी दो फिगर या कोई भी दो शेप तब सिमिलर होती है जब उसके सारे के सारे एंगल्स बराबर होते हैं और सारी की सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होती, इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती है। अगर इक्वल हो गई तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। पर अगर एंगल सेम है, जैसे हमारी आपकी एक फोटोग्राफ मैंने खींची और यहाँ पे लगा दी, ठीक है, तो वो फोटो हम बोलेंगे मेरे जैसी तो है, सिमिलर है। पर कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट तो मतलब उसका फिर एक हार्ड कॉपी मोम का पुतला बनाना पड़ेगा, वो जो म्यूजियम में रखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर समझ गए? ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं क्योंकि उनका जो शेप होता है सेम होता है। साइज डिफरेंट हो सकती है लेकिन शेप तो सबका सेम है। सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर हैं, सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर है, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आई रिपीट, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि सभी का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा और सभी की साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी ही होंगी। तो यानी ऐसी शेप जो कि एक रेगुलर शेप है। जब मैं रेगुलर शब्द का इस्तेमाल करता हूं, whenever I use this word regular, it means that all sides oblique angles are equal। सारी की सारी साइड्स और सारे के सारे एंगल्स आपके इक्वल हैं। तो जब मैं बोलता हूं रेगुलर हेक्सागन, तो मतलब मैं एक ऐसे हेक्सागन की बात कर रहा हूं जिसकी सारी की सारी साइड्स आपकी इक्वल है। आ रही बात समझ में? तो स्क्वायर में तो रेगुलर स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इक्विलेटरल बोलने की जरूरत है। क्वाड्रिलेटरल में हम बोलते हैं स्क्वायर। याद रखना, स्क्वायर और रोम्बस में अंतर होता है। रोम्बस की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं लेकिन एंगल्स बराबर नहीं होते। तो रोम्बस की फिगर सारे रोम्बस सिमिलर हैं ऐसा नहीं है, सारे रोम्बस सिमिलर हैं ऐसा नहीं है। और रेक्टेंगल में सारे के सारे एंगल्स बराबर होते हैं, 90 डिग्री होता है, लेकिन सारी साइड्स बराबर नहीं होती। तो इसलिए रेक्टेंगल भी सारे के सारे सिमिलर नहीं हैं, पर सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर हैं, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल और सारे के सारे रेगुलर वाली कोई भी पॉलीगन, चाहे रेगुलर पेंटागनो, हेप्टागनो, हेक्सागनो, ऑक्टागनो, नोनागनो, डेकागनो, डोडेकागनो। ये एक इन्होंने शेप बनाई थी, ऊपर से सूरज परछाई बनाई नीचे, तो बोला भैया नीचे वाली फिगर ऊपर वाली के
सिमिलर है, ठीक है, आ जाती है वो, तो कॉमन सेंस है। हमारी शुरुआत यहाँ से होगी बेटा, सबसे पहले यहाँ से समझना है आपको। लिखो 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये डेफिनेशन आपने लिखनी है अभी। सिमिलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी, किस हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। फटाफट से लिखो, यहाँ से लिखना है आपको 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो कंडीशन पे, इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या दूसरा शब्द इसकी जगह पे हम लिखते हैं प्रोपोर्शनल, ऑल द इक्वल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब देखो बेटा, ये दोनों फिगर बोल रहे हैं सिमिलर है क्या, तो हम कैसे देखेंगे। हमने देखा 85 सेम है, 70 सेम है, 105 सेम है। अब डिवाइड करो, 1.5 को डबल करोगे तो 3 आएगा, 2.5 को डबल करोगी 5 आएगा, 2.4 को डबल करोगी 4.8, 2.1 को डबल करोगी 4.2, तो सभी का डबल चल रहा है, रेशियो सेम है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, एंगल सेम है, तो हम बोलेंगे ये दोनों फिगर सिमिलर है। और सिमिलर फिगर के लिए हम इज इक्वल टू की जगह पे इज इक्वल टू का साइन हटा देते हैं, हम सिर्फ ये वाला साइन डालते हैं, ठीक है। और जब हम नामकरण करते हैं किसी भी फिगर का, जैसे इन्हीं दोनों फिगर्स में मान लो नामकरण करना है हमें, तो नाम कैसे करेंगे वो आप ध्यान दो। तो नाम करना है बेटा, सबसे पहले देखना है कि 70 डिग्री का जो एंगल है ये किसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, आर के साथ। तो पहला नाम कुछ भी कर दो, पहला नाम मार दो, आपने कर दिया ABCD, पहला नाम क्या कर दिया, कुछ भी कर दिया, पहले नाम में दिक्कत ही नहीं है। नाम है दूसरे दिक्कत में, तो A 105 है, यहाँ कौन सा डिग्री है 105 वाला, P, फिर B के करस्पॉन्डिंग कौन से है, Q, फिर 70 डिग्री के करस्पॉन्डिंग R, तो ऐसे हम लिखते हैं ABCD इज सिमिलर टू PQRS। आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो ये दोनों सिमिलर है क्या, नहीं है। देखो जो स्क्वायर है रेक्टेंगल है, होगा सिमिलर, एंगल सेम है लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये पहचानना सीखना है। इसमें देखो साइड्स प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल बराबर नहीं है, ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, तो ये भी सिमिलर नहीं है। तो दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही, या तो एंगल भी बराबर होने चाहिए या फिर आपकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, दोनों चीज़ें आपकी नहीं हो रही हैं कंडीशन, तो हम बोलेंगे ऐसी फिगर्स आपके सिमिलर नहीं है। यहाँ पे फटाफट से फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं बेटा, बताओ ऑल सर्कल्स आर क्या होंगे, ऑल, ये दिखाई दे रहा है आपको, चलो बताओ बेटा, पहले वाले का क्या होगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। बहुत बढ़िया। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। बहुत बढ़िया। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। All equilateral triangles. फर्स्ट क्लास। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर 90 degrees. इक्वल बेटा, अच्छा हाँ, equal, sorry. if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. बहुत बढ़िया। give two different examples of pair of similar figures, बता दोगे, सर्कल स्क्वायर, नॉन सिमिलर फिगर्स सर्कल एंड ट्राइंगल, state whether the following quadrilaterals are similar or not, बताओ हैं कि नहीं। हाँ सिमिलर है। अरे बेटा एंगल कहाँ बराबर नहीं, एंगल नहीं है सिमिलर, सिर्फ साइड्स। ध्यान से देखो, अब आते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में। तो जो कंडीशंस हमने सिमिलैरिटी की अभी तक पढ़ी थी, मैं फास्ट चल रहा हूँ तो मुझे बता देना, मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है मंडे को, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, और आई होप कि तुमने कुछ तो पढ़ा होगा, तो कहीं पे भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए वहीं पे स्टॉप कर देना, मैं फिर से बताऊँगा आपको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने देखा बेटा कि दो फिगर एक दूसरे के सिमिलर तब होती हैं जब उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और सारे के सारे एंगल्स बराबर होते हैं। यही कंडीशन जब फिगर्स में चल रही है तो ट्राइंगल्स में भी यही होगी। तो हमने बोला कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम बस फिगर की जगह पे हमने ट्राइंगल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए
थेल्स मैथमेटिशियन, बहुत ही उम्दा दर्जे के मैथमेटिशियन, इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। इन्होंने डेफिनेशन बदल दी। इन्होंने बोला बेटा कि दो फिगर, आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि दो फिगर तब सिमिलर होंगी जब उनके एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। बोला हाँ सर। बोला अरे भैया, दो ट्रायंगल में अगर एंगल सेम हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती ही हैं। बोला ऐसे कैसे? बोला अभी प्रूफ कर देते हैं, अभी प्रूफ कर देते हैं। तो यहीं से आपकी प्रूफ शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने एक एक्टिविटी कराई। एक एक्टिविटी में क्या हुआ बेटा, एक लाइन खींची, किसी भी एंगल पे एक दूसरी लाइन खींच दी, फिर इस लाइन को बराबर बराबर आर्क्स में बांट दिया, फिर इन्होंने यहाँ से इसको टच किया और इसके पैरेलल एक इन्होंने खींचा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। उसके बाद रैंडमली कोई भी एक एंगल पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद बोला बेटा इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 5 आर्क ड्रॉ करी, 1 2 3 4 5, पांचवी वाली आर्क को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। फिर तीसरी वाली आर्क को इस एक पैरेलल लाइन खींची, इसके पैरेलल लाइन खींची, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3, ये क्या हो गया, 3 रेशियो हो गया और ये हो गया 2 रेशियो। तो 3:2 हो गया। हम बोल सकते हैं D डिवाइड्स ए बी इंटू 3:2। तो जब हमने पैरेलल लाइन खींची तो इसने देखा कि यही रेशियो इधर भी आया, ये भी 3:2 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन्होंने जब पैरेलल लाइन खींची इसके, तो इन्होंने बोला कि जो रेशियो इधर आ रहा है वही रेशियो इधर भी आ रहा है। तो इसी चीज को थेल्स थ्योरम के नाम से दिया गया। ये एक्टिविटी कराई गई ताकि आप इसको चेक कर लो। अभी हम इसका प्रूफ भी करेंगे और ये अपने आप में 3 नंबर का सवाल है, ये अपने आप में एक पूरा 3 नंबर का सवाल है, थेल्स थ्योरम। चलिए, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप थ्योरम लिखो और फिर हम इस पर काम करेंगे। सबसे पहले तो थ्योरम लिख लो, ठीक है, और फिर हम इस थ्योरम को बाइसेक्ट करेंगे और एक एक पार्ट को समझेंगे कि थ्योरम क्या क्या रही है। इसी थ्योरम पे पूरा आपका ट्रायंगल टिका हुआ है। ये थ्योरम समझ में आ गई तो फिर डन सर। डन, ठीक है। अब मैं आपको इस थ्योरम को समझाता हूँ, आप ध्यान से समझो इसको। अगर ये आपको समझ में आ गई तो बेटा आपका चैप्टर लगभग ट्रायंगल का खत्म हो जाएगा, आधे से ज़्यादा। तो इसने बोला सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ABC, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल बनाया और मैंने बोला इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी मैं कोई भी एक साइड चूज कर रहा हूँ बट ऑब्वियसली बेस चूज करूंगा और बेस के मैं पैरेलल एक लाइन खींचूंगा। और जब मैं लाइन खींच रहा हूँगा तो मैं इस बात को बोलूंगा इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जब भी मैं इसके पैरेलल खींचूंगा तो ये कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी। तो मैं बोलूंगा व्हेन ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कह रहा है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। किया क्या है इसने? किया है खाली इतना, DE को पैरेलल खींचा है BC। ये गिवन है, ये टू प्रूव है। पहले तो ये समझो, थ्योरम समझ में आई? यस सर। थ्योरम क्या तो बोल रही है? हाँ बोलो। सर ये पैरेलल लाइन सिर्फ BC के पैरेलल में ड्रॉ होगी? नहीं बेटा, आप इसको ऐसे भी पैरेलल खींच सकते हो। अच्छा। जब आप इस वाली लाइन को पैरेलल खींचोगे, रेड वाली लाइन को, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हम बोलेंगे, मान लो ये 2 पॉइंट हैं F एंड G, तो हम बोलेंगे CG अपॉन BG
सी जी अपॉन बी जी इज इक्वल टू, यहां से क्या ले लेंगे, सी एफ अपॉन ए एफ, सी एफ अपॉन ए एफ। जो भी लाइन पैरेलल है जिसके, वो उनकी बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में बांट देती है, यही बोला है इसने। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स, जिनको डिस्टिंक्ट करती है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। उन्हीं दोनों को तो करेगी, जिनको काटेगी उन्हीं तो करेगी, है ना। समझ में आया? यस सर। तो हमने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल एबीसी बना लिया, एक लाइन बना ली डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। अब हमें प्रूफ ये करना है बेटा, क्या प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। अब हम बेटा यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या क्या करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। पहला कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे डी पॉइंट से ए ई पे, फिर ई से परपेंडिकुलर खींचेंगे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। फिर हम बेटा इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर, तो हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, नाम दे देते हैं इसका। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बेटा, डीएम परपेंडिकुलर एसी, ईएन परपेंडिकुलर AB। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब बेटा अगर मैं सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल बना देता हूं आपके सामने। ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा आपका, ADE, ADE दिखाई दे रहा है? यस सर। इस ट्रायंगल का एरिया देखो बेटा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दो तरीकों से लिखा जाएगा बेटा। सबसे पहले हाफ इंटू बेस, बेटा इसको मैं अगर बेस ले लेता हूं तो मैं बोलूंगा हाफ इंटू AD इंटू हाइट। हाइट कितनी है, EN, कितनी है हाइट, EN। और इसी को अगर मैं इसको बेस ले लेता हूं तो मैं बोलूंगा हाफ इंटू AE इंटू DM। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कोई डाउट तो बताओ। ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया आपका EN और DM, ठीक है। जब ये बेस लूंगा तो EN ले लूंगा और जब इसको बेस ले लूंगा तो इसको ले लूंगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो होता है राइट एंगल किसी भी ट्रायंगल का एरिया, यही होता है ना। ट्रायंगल तो सेम है, दो अलग अलग बेसिस के साथ दो अलग अलग हो गया। अब आप सोच रहे हो कि सर हमने ऐसा क्यों किया, बेटा हमें प्रूफ देखो क्या करना है, AD और AE ही करना है, तो हमें AD और AE ही चाहिए, ठीक है। और ट्रायंगल में भाई और कुछ इक्वल करने के मूड में है नहीं, हमारे पास एक ही चीज़ है इक्वल करने के लिए, क्या है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट तो इक्वल नहीं है, बेस भी इक्वल नहीं है, लेकिन एरिया इक्वल है। एरिया इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल सेम है।
अब आते हैं बेटा नीचे वाले ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल उठा रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल बेटा? BDE हाँ, BDE। दिखाई दे रहा है? यस सर। और इसी के परिप्रेक्ष्य में एक ट्रायंगल और ले रहा हूं बेटा मैं, DEC। DEC। बहुत बढ़िया। DE, ठीक। दोनों ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं बेटा। सबसे पहले इस ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे। तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा? बेस है आपका DB, बेस है आपका DB। और DB पे हाइट क्या है? हाइट तो हमेशा सेम होती है। अब अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हाइट तो बाहर चलेगी ना, अल्टीट्यूड। समझ में आ रहा है? तो हाइट तो वही रहेगी, सेम EN। और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसका बेस कितना है? EC। एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू DM। ये तो सेम ही रहेगा, हाइट तो सेम ही रहेगी। इस सेम लाइन पे आने वाली इस पॉइंट से जो हाइट है वो सेम ही रहती है हमेशा। वो हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ होती है DM, जो कि परपेंडिकुलर है, और कहीं तो परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, है कि नहीं? तो अब हमें AD मिल गया, DB मिल गया, AD मिल गया, DB मिल गया, AE मिल गया, EC मिल गया। आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये मान लो बेटा ये दोनों इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दो बेटा, मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा आपको कि हाफ इंटू AD इंटू EN इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DN। बोलो, ये बोल सकता हूं कि नहीं? ये दोनों बराबर है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के एरिया हैं, दो तरीके से लिखे हैं तो आपस में बराबर ही होंगे ना, ट्रायंगल तो बराबर ही है। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हैं। यस सर। और दोनों का बेस भी सेम है। तो हमारे पास एक थ्योरम थी 9th में पढ़ी थी कि ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल एंड हैविंग द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ। मान लो बेटा दो पैरेलल लाइन है, एक ये रही और एक इसी के पैरेलल लाइन नीचे मैंने खींच दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक बेस मार्क कर लिया, मान लो ये मैंने एक बेस मार्क कर लिया AB, ठीक है। अब मैंने एक ट्रायंगल बनाया ये वाला, फिर एक ट्रायंगल बनाया मैंने ये वाला, फिर एक ट्रायंगल बनाया मैंने ये वाला, फिर मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया। तो हम क्या बोलेंगे? ये सारे के सारे ट्रायंगल का बेस सेम है और इनकी परपेंडिकुलर हाइट भी सेम ही है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की जो हाइट होती है वो हमेशा सेम होती है। तो हम बोलेंगे जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं बेटा, इन सबका एरिया सेम होगा, क्योंकि सभी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू AB इंटू, और हाइट क्या हो जाएगी? मान लो ये H है तो H, तो ये सभी एक ही हो जाएगी। तो ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल एंड हैविंग द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया।
तो यहाँ पर देखो बेटा, ये दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है DE, यस सर। और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। यानी मैं इन दोनों एरिया को भी बराबर कह सकता हूं। यानी यहां से मैं बोलूंगा बेटा हाफ इंटू, वो कितना हो गया DB, ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, दिखाई दे रहा है। नहीं दे रहा तो बताना। हाफ Okay. इंटू DB इंटू EN इज इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू DM। ये हो गई बेटा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे डिवाइड 1/2, सॉरी ऐसे नहीं, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा हमें? तो LHS में क्या मिल जाएगा बेटा? हाफ इंटू BD इंटू EN डिवाइडेड बाई हाफ इंटू BD इंटू EN। नहीं BD नहीं, ये ऊपर AD है, सॉरी ऊपर AD है नीचे BD है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हाफ इंटू AC, सॉरी हाफ इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाई हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, एक तरफ से बेटा AD अपॉन BD आ रहा है, देखो हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएंगे, EN भी कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी तरफ से भी हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, AE अपॉन EC आ जाएगा, DM DM तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये बेटा पूरा 6 नंबर का 3 नंबर का प्रूफ है। 6 मिनट मिलते हैं, ध्यान से देखो और इसको लिख डालो, और लिख लिया है तो बता दो कि सर लिख लिया है, आगे बढ़ जाते हैं। ओके। ये इसके रीजन में लिखना है बेटा, जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी थी ना, इसके रीजन आउट में ये लिखना है आपको। ओके। आराम से नोट कर लो, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आ रहा सर ये कैसे सोचूं मैं, देखो ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम लिया है, नीचे वाले दो अलग अलग ट्रायंगल मैंने आपको दिखाए अलग अलग, और ये बता दिया कि दोनों का एरिया सेम है, और फिर दो इक्वेशन बनाई, दोनों को इक्वल किया, डिवाइड करते ही आ गया, क्योंकि चाहिए था रेशियो इसलिए डिवाइड किया। ओके। AD AE ऊपर वाले ट्रायंगल में मिले और DB EC नीचे वाले ट्रायंगल में मिले। ओके, डन सर। डन। यस। ओके, एक बार फिर से दिखाता हूं आपको, और सारे रिजल्ट फटाफट बना के दिखाता हूं। ओके। A B C D E पहला, अब तो थ्योरम हमें पता चल गया, इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं BPT, यानी बेसिक
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। हम्म। और दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। क्या है? थेल्स थ्योरम। ठीक है। तो अब देखो बेटा, सबसे पहला रिजल्ट क्या आया हमारे पास? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आ गया BPT थ्योरम से। ये पहले का कंक्लूजन आ गया। अब मैं कंक्लूजन यूज कर रहा हूँ। इस कंक्लूजन से दो नए कंक्लूजन दिखाऊंगा बेटा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना आप। एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ADE। यस सर। और एक ये बड़ा ट्रायंगल है, ये है बेटा क्या है? ABC। ठीक है, ध्यान से समझना दोनों चीजें। यहाँ पर कहीं आपके पास, यहाँ पर कहीं आपके पास एक कटिंग है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम D बोलते थे, लेकिन उसको मैं भी हटा दे रहा हूँ। मैंने भी हटा दिया, मैंने पूरा ट्रायंगल बना दिया। ADE ऊपर बना दिया, ABC नीचे बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा। मैंने पहले बोला आपको कि छोटी साइड डिवाइडेड बाई छोटी साइड, इधर की छोटी साइड डिवाइडेड बाई इधर की छोटी साइड इज इक्वल टू इधर की छोटी साइड डिवाइडेड बाई इधर की छोटी साइड, है ना। दो पॉइंट से दो छोटी छोटी साइड्स में बांटते हैं उसको। मैं कहता हूं कि इधर की छोटी साइड डिवाइडेड बाई पूरी बड़ी साइड इज ऑल्सो इक्वल टू उधर की छोटी साइड डिवाइडेड बाई पूरी बड़ी साइड। अब अगर हमें इधर की छोटी वाली साइड चाहिए, ऊपर वाली, कौन सी चाहिए? ऊपर वाली। जो चाहिए, एग्जाम में कई तरीकों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये एक तरीके से नहीं पूछा जा सकता। पूछा जाएगा प्रूव दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तुम्हारे पास है ये यूज, तो तुम इसी का कर सकती हो ना, और तो किसी का नहीं यूज कर सकती। इसके यूज से वेरियस थ्योरम्स आपको प्रूव करनी है। वो थ्योरम्स नहीं है, वो इसी के कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन कैसे निकलते हैं? तो मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूं। जो साइड्स, जिसकी छोटी साइड आपको दी गई है क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, जो भी छोटी साइड क्वेश्चन में दी गई है, देखो एक छोटी साइड होगी, एक बड़ी साइड होगी। छोटी साइड समझ गई? या तो ये वाली या ये वाली, ठीक है। बड़ी साइड हमेशा बड़ी वाली होगी। तो छोटी साइड में जो भी दिया गया होगा प्रूफ करने के लिए, उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। कहां लिखना है? डिनोमिनेटर में। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम लोग। मान लो हमें प्रूफ करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। पहले क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझ में आया? प्रूफ करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये प्रूफ करना है। रिजल्ट है तुम्हारे पास ये BPT थ्योरम से, तुम इसको लिख सकते हो, खाली ब्रैकेट में ये लिख के तुम BPT थ्योरम लिख सकती हो। लेकिन अगर इसको प्रूफ करना है तो मैंने बोला कि जो भी छोटी साइड आपको दिख रही है क्वेश्चन में, गिवन में, उसको डिनोमिनेटर में लेके आना है। तो इसमें डिनोमिनेटर में कैसे लेके आओगे? इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो हम लिखेंगे BD अपॉन AD इज ऑल्सो इक्वल टू EC अपॉन AE। समझ में आ रहा है? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके। कोई भी चीज़ हम तब करेंगे बेटा जब हमें कोई रिजल्ट मिले, है ना। ऐसे तो हम कर तो कुछ भी सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अभी वैसा कुछ बोला नहीं प्रूफ करने के लिए। अभी हमें प्रूफ ये करना है। 3 रिजल्ट में प्रूफ करूंगा। ये छोटी अपॉन बड़ी, ये छोटी अपॉन बड़ी, फिर नीचे की छोटी अपॉन बड़ी, नीचे की छोटी अपॉन बड़ी, उसके बाद बड़ी अपॉन बड़ी। बस 2 ही रिजल्ट है, 2 ही रिजल्ट है। छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा तो है ही, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा तो है ही। मैं क्या कर रहा हूँ? छोटा छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, और नीचे का छोटा अपॉन बड़ा, नीचे का छोटा अपॉन बड़ा। 2 रिजल्ट और, ठीक है। कैसे करेंगे? जो चाहिए ऊपर चाहिए उसको डिनोमिनेटर में रख देंगे और दोनों तरफ +1 कर देंगे। समझ में आया? दोनों तरफ इक्वेशन में 1 ऐड कर सकते हैं हम लोग। यस सर। तो बेटा एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम वही आ जाएगा AD। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? AE।
और ऊपर जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, बी डी प्लस ए डी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई। तो बी डी प्लस ए डी क्या हो गया, बी डी प्लस ए डी हो गया आपका ए बी, और ई सी प्लस ए ई हो गया ए सी। तो ये अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, अगर ये प्रूफ करना है तो ये, नहीं तो इसका रेसिप्रोकल प्रूफ करना है, रेसिप्रोकल प्रूफ कर दो, रिजल्ट आ गया आपका। जब ये है तो इसका रेसिप्रोकल भी बराबर होगा। बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। नोट कर लो इसे। डन सर। डन। यस। अब मान लो मुझे क्या प्रूफ करना है, अब सेकंड, ये हो गया सेकंड टर्म। अब मान लो बेटा थर्ड रेशियो प्रूफ करना है। थर्ड रेशियो क्या हो सकता है, थर्ड रेशियो हो सकता है बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, है ना, यही हो सकता है, ए सी अपॉन ए सी। तो मैंने क्या बोला, जो ऊपर छोटा साइड दिया रहता है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, ठीक है। तो पहली वाली थ्योरम से फिर से हम लिखेंगे, वो तो डिनोमिनेटर में है ही, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दोनों तरफ वन ऐड कर दो इक्वेशन में, तो डिनोमिनेटर में बी डी आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा ए डी प्लस बी डी। यहाँ पर फिर से डिनोमिनेटर में ई सी आ जाएगा, न्यूमिनेटर में ए ई प्लस ई सी। तो यहाँ से फिर से आ जाएगा आपका ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन, ये आपका तीसरा रिजल्ट है। जिस भी छोटी साइड का रेशियो चाहिए होता है उसको, जो हमारी बीपीटी थ्योरम होती है उसके डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, फिर वन ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही वन ऐड करते हैं न्यूमरेटर में एक बड़ी साइड मिल जाती है हमें, क्योंकि दोनों साइड जब ऐड होंगी तो बड़ी साइड बन जाएगी ना, यही लॉजिक लगाना है। डन सर। डन। अब मैं बेटा फिर से ओवरऑल रिजल्ट लिख देता हूं पहले आपका। हमने क्या बोला बेटा, हमने पहला रिजल्ट बोला ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन, ठीक है। दूसरा रिजल्ट बोला हमने ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। तीसरा रिजल्ट बोला हमने बी डी अपॉन ए सी ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? ये तीन रिजल्ट है। पहला वाला बीपीटी से है, पहला वाला बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम से है। सेकेंड एंड थर्ड आउटकम है किसके, इसके। ये एग्जाम में दिए जा सकते हैं। ये दिया गया तो पूरे 6 नंबर का, ये दिया गया तो पूरे 3 नंबर का, ये दिया जाएगा तो 2 नंबर का। जब ये दिए जाएंगे क्वेश्चन तो इसकी मदद लेनी है, और जब यही दे दिया जाएगा तो फिर वो करना है जो सबसे पहले किया गया था। ये अच्छा, एग्जाम में ये नहीं बनाने आपने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आपको ये नहीं बनाने, आप इसको याद कर लेना कि ये कंस्ट्रक्शन, तो ये फिगर बनानी है बस एग्जाम में, ये फिगर बनानी है, ये कंस्ट्रक्शन करने हैं सारे आपने। ये एरिया लिखना है आपको, ये कंस्ट्रक्शन करने हैं, ये एरिया बराबर लिखना है, ये भी एरिया लिखना है, दोनों एरिया को डिवाइड करना है, निकालना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए अलग कर दिए ट्रायंगल, आपको नहीं समझाना है एग्जाम में, तो ये आपका टाइम बचेगा। समझ में आया? यस सर। तो अगर बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करने को बोलता है तो इसका यूज करोगे, अगर उसके अलावा इन दोनों का प्रूफ करने को बोलता है तो बीपीटी थ्योरम का यूज करोगे और इन दोनों को करोगे। 5 मिनट, मतलब 3 मिनट का सवाल है। 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर का सवाल होगा, 4 मिनट मिलेंगे, आराम से 2 मिनट में हो जाएगा। इसका यूज करो बस, +1 करना है। और +1 करना है किसमें, तो ये याद रखना है कि जो भी दिया गया है वो कहाँ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। जो पूछा गया है वो कहाँ होना चाहिए, छोटी वाली साइड जो पूछी गई है कहाँ होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में। तब हम उसको +1 करेंगे तो एक साइड तो बड़ी वाली बन जाएगी और एक छोटी वाली बन जाएगी जो हमें चाहिए, और फिर हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे या वही दे देंगे, जो भी मतलब हो। जो चाहिए वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। आया समझ में? यस सर। पक्का? आगे बढ़े।
तो बेटा ये इन्होंने बता दिया, ये थ्योरम 6.2 उसी का अपोजिट है, लिख लो, दिखाई दे रहा है? हाँ यस सर, मैं टेक्स्ट बुक में देख रही हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देख रही हो तो बोल बोल के लिखो। ओके, थ्योरम 6.2 हाँ, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। third, बहुत बढ़िया। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ किया जाता है। इसमें मान लिया जाता है, ये प्रूफ करने को नहीं आता वैसे, कोई बहुत ही सड़ा सा टीचर होगा तो वो डाल देगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव होता है। हम ये मान लेते हैं कि मान लो वो कोई ई डैश एक पॉइंट है, हमने मान लिया कि ये पैरेलल नहीं है, हमने मान लिया ये आपस में पैरेलल नहीं है, तो हमने बोला कि ठीक है एक पॉइंट ले लिया ई डैश जो कि पैरेलल है, एक पॉइंट मिल गया ई डैश जो पैरेलल है, और जब ये पैरेलल है तो हम बोलेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ऐसा बोलेंगे हम। और जब हम ऐसा बोलेंगे तो ये ऑलरेडी ए ई अपॉन ई सी के है, तो ये तो तभी संभव है जब ई डैश और ई आपस में कोइंसाइड कर जाएं, ई डैश और ई आपस में कोइंसाइड कर जाएं, तो हम बोलेंगे भैया डी ई इज पैरेलल टू बी सी, जो हमने सोचा था वो गलत है। देखो यहाँ पे थे, इन दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग डी ई एज सच दैट कि ये मान लो पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो एक लाइन ड्रॉ करी डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, तो बीपीटी थ्योरम से ये दोनों बराबर हो गए, और ये गिवन है बराबर है, तो दोनों को हम करेंगे तो ई एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड। समझ में आ गया? दो चीजें आपस में बराबर तभी होंगी जब वो कोइंसाइड करेंगी। अब देखो इसमें जो प्रूफ करने को बोला था मैंने कर दिया, वो ऑलरेडी हम +1 करके कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 देखो, अपनी बुक में एग्जाम्पल 1 को देखो, तो देखो हम उसको ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अभी जो 3 प्रूफ मैंने किए थे ना, अभी देखो समझ आ रहा है आपको? जब इसने बोला एडी प्रूफ करना है, तो मैंने बोला एडी कहाँ होना चाहिए? डिनोमिनेटर में। जो प्रूफ करने को दिया गया है वो कहाँ होना चाहिए? डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में बीपीटी का बस पलट के डिनोमिनेटर में डाल दिया, +1 कर दिया, ऊपर बड़ी वाली साइड आ गई, वापस से रेसिप्रोकल कर दिया। आया समझ में? यस सर। कॉन्सेप्ट आया ना समझ में? आगे बढ़े। अगला सवाल देखो बेटा, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, बोल रहा है कि प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। बेटा इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही समझाता हूँ बेटा। देखो इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया इन्होंने, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी तुमने, यहाँ पे कर दी इन्होंने। अब पहले बीपीटी थ्योरम से देखो बेटा, दिस अपॉन दिस इसके अपॉन इसके आएगा कि नहीं आएगा? और जब इस वाले ट्रायंगल में जाओगी, जब इस वाले ट्रायंगल में आओगी, तो हम बोलेंगे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो बीच वाली साइड का रेशियो इधर के भी बराबर है, इधर के भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। समझ में आया? हल्का सवाल है, कोई ऐसे बहुत भारी सवाल नहीं है जो आप देख रहे हो। समझ में आया? पहले देखो क्या बोला इसने, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। थ्योरम 6.1 लिखा है, तुम उसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखोगी। जो इन्होंने यहाँ पे थ्योरम 6.1 लिखा है ना, तुम इसकी जगह पे क्या लिखोगी? बीपीटी थ्योरम, बीपीटी, हाँ, या थेल्स थ्योरम। और दूसरे ट्रायंगल में भी ऐसे ही हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 हो गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ बेटा, ये बोल रहा है इस ट्रायंगल में, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा।
देखो बेटा ध्यान से, अगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर है, अगर ऐसा है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। बोलो, बोल सकते हैं? यस। कौन सी है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की अगर भैया दो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं दो साइड्स को, तो तीसरी के पैरेलल है वो। ठीक है, अब बोला इसने एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसने बोला बेटा ये वाला एंगल बराबर है। बेटा एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा कि नहीं होगा? मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है कि नहीं? ये पता है कि नहीं पता आपको? दो लाइन, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये इसके बराबर है ही। और एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों पी एस टी के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। और जब बेस एंगल के दो एंगल बराबर होंगे तो यहां से हम क्या बोलेंगे? हेंस द गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? नोट करना है कि आगे बढ़ जाए? नोट कर रही हूँ। कर रही हो? डन सर। डन? ओके। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा चटक रहता है, क्वेश्चन से थोड़ा सा बचना है आपने। ठीक है, मैंने आपको बताया बेटा कि कितने रेशियो हैं, कितने प्रकार के रेशियो होते हैं बीपीटी थ्योरम में? 3 प्रकार के रेशियो होते हैं। तो रेशियो पकड़ना है आपने, रेशियो पकड़ना है। यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम रेशियो देखें ध्यान से, बोल रहा है इन फिगर 6.17 1 and 2 डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी और ई सी इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, इन फिगर 2 मान लो आपको साइड निकालनी है, आपको मान लो ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। ध्यान से देखना, समझ में आया क्वेश्चन? तीनों साइड्स निकालनी है, तीनों साइड्स नहीं निकालनी है, पहले मान लो यही साइड निकालनी है, खाली यही साइड निकालनी है। तो ये साइड कैसे निकालेंगे बेटा? ये रेशियो कितना है? 1:2 का। यस सर। तो यहाँ भी रेशियो कितना होगा? 1:2 का। तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब सवाल देखो, चेंज कर रहा हूँ मैंने बोला बेटा मान लो डी ई 4 सेंटीमीटर है, तो बी सी कितना होगा बताओ? डी ई 4 सेंटीमीटर है, तो बी सी कितना होगा? 8। नहीं बेटा, डीई 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि डीई जो है ना एक ट्रायंगल का हिस्सा है। ये देखो ए डी ई, डीई को अगर देखना है तो डीई जो है वो बीसी के पैरेलल तब होगा जब एडी को एबी से कंपेयर करोगे। तो जब एडी को एबी से कंपेयर करोगे तो रेशियो 1:2 नहीं होगा, रेशियो 1:3 हो जाएगा बेटा। देखो अगर ये हिस्सा 1 है तो पूरा हिस्सा कितना है? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। क्योंकि पूरा हिस्सा कितना है? 4.5। ऐसे समझो, मैं 1.5 डिवाइडेड बाई 4.5 कर दूंगा तो क्या आएगा? 1/3 आएगा ना। या राइट साइड में देखो, इधर 1 सेंटीमीटर है, पूरी लेंथ कितनी है? 3, तो रेशियो कितना है? 1:3। तो यहाँ पे सवाल फंस जाता है, यहाँ लोग 4 दे देते हैं, लोग सोचते हैं कि यही डबल हुआ है तो ये भी डबल होगा। ये डबल नहीं होगा, ये ट्रिपल होगा, ये ट्रिपल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो वो 12 होगा? 12 हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर।
अब जैसे यहाँ पे देखो कितने का फर्क है, क्या रेशियो है, 18 कितना जो 54 होता है 3 जा, या तो यहाँ रेशियो कितना है 1:3 का। तो अगर मान लो मैं इसको 4 दे दूं तो ये कितना सेंटीमीटर होगा? um 72। 72? हाँ नहीं, कैसे बोल रहे हो आप? uh, 4 का 72 कैसे होगा? समझा नहीं मैं, आप मेरी भाषा नहीं बात नहीं समझ पाए आप। uh, देखो बेटा फिर से ध्यान से समझो, मैंने आपसे बोला, यहाँ पे देखते जाना, मैंने बोला AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, बट इट इज नॉट इक्वल टू DE अपॉन BC। ये समझ पा रहे हो आप? यस सर। ये दोनों साइड्स के रेशियो बराबर है, पर तीसरी साइड्स का रेशियो बराबर नहीं है। DE अपॉन BC किसके बराबर होगा? DE अपॉन BC होगा बेटा आपका AD अपॉन AB के बराबर होगा, या फिर ये होगा AE अपॉन AC के बराबर होगा। समझ में आया? अगर एक ट्रायंगल की छोटी साइड दूसरे ट्रायंगल की बड़ी साइड का रेशियो देखना है तो दूसरे ट्रायंगल की छोटी साइड और बड़ी साइड का रेशियो देखो, छोटी का छोटी से मत देखो, आप तो छोटी का छोटी से देख रहे हो, है ना? अब मैंने बोला मान लो यहाँ पे क्या रेशियो है, 1:2 क्या रेशियो है यहाँ पे? 1:3। 1:3। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 1 सेंटीमीटर थी तो ये 3 सेंटीमीटर थी, ठीक है? तो अगर ये 4 है तो नीचे वाली क्या होगी, कैसे निकालोगी? तो इसकी छोटी साइड डिवाइडेड बाई बड़ी साइड का रेशियो बताओ क्या होगा। अगर छोटी अपॉन छोटी 1:3 है तो छोटी अपॉन बड़ी का क्या रेशियो होगा? 1:3 होंगे। 1:3 तो छोटा अपॉन छोटा है बेटा। ऐसे समझो कि मैंने आपसे बोला, आपने बोला कि सर AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1/3 है। मैं आपसे पूछूं कि अगर AE अपॉन AC निकालना है तो क्या होगा? आपने निकाला भी था, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड का रेशियो क्या होगा? 1/2। नहीं नहीं नहीं, 1/2 कैसे होगा? पिछले वाले क्वेश्चन से नहीं है, मैं बीपीटी थ्योरम से बता रहा हूँ। बीपीटी थ्योरम ये कह रही है, बीपीटी थ्योरम में मैंने 3 रेशियो निकलवाए थे, 3 रेशियो निकलवाए थे। एक रेशियो तो ये कह रहा है, वो जो क्वेश्चन में कह रहा है, मैं एक रेशियो और पूछ रहा हूँ कि ये रेशियो क्या होगा। कैसे निकाला था वो रेशियो, क्या करके निकाला था? 1/3 + 1। क्या आएगा? 2/3। अरे ऐसे जोड़ते हो क्या, एलसीएम नहीं लेते हो? हाँ। तुम ये मत साबित करो कि तुम 6th पे आ गई हो। एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 3, तो 1 + 3, तो नहीं नहीं नहीं, हमें AE अपॉन EC चाहिए, तो पहले AE को डिनोमिनेटर में करेंगे, बताया था जो चाहिए होता है उसको डिनोमिनेटर में करेंगे। तो हम लिखेंगे EC अपॉन AE इज इक्वल टू 3/1। दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा AC अपॉन AE, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/1। समझ में आया? ये 3 + 1 4 नहीं किया है मैंने, हाँ 3 + 1 4 कर दिया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, पर वहाँ पे नहीं होता। तो हमारा रेशियो अगर मैं पलट के बोलूँ आपसे, तो AE अपॉन AC कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1:4। अगर छोटा अपॉन छोटा 1:3 है तो छोटा अपॉन बड़ा में 1 और 3 ऐड हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो रेशियो 1:4 आया, तो अगर ये 4 है तो ये 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16। हाँ। आया समझ में? यस सर। पक्का? बोलो बोलो।
बताओ। अगर रेशियो इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाई फिर से करना होगा। जैसे क्वेश्चन बताओ तुम, कोई क्वेश्चन दो। सेम सेकंड फिगर में। ये वाली। यस। तो इसमें 1.8 5.4 दिया तो है, 1:3 तो है रेशियो। तुम रेशियो क्या करना चाहती हो बताओ। अगर रेशियो 1:4 होता तो। चलो ठीक है, ले लेते हैं। ये ट्रायंगल है और बीपीटी थ्योरम में बोला, ध्यान से देखते जाना बेटा, ए बी सी डी ई, रेशियो आया बेटा 1:4 का। मतलब क्वेश्चन आ गया ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1:4। ठीक है। अब तुम कॉमन सेंस से बताओ बेटा कि अगर मैं पूछूंगा ए ई अपॉन ए सी तो क्या हो जाएगा, जोड़ दो उसको। ए ई अपॉन ए सी 1+4 क्या हो गया 5। तो रेशियो क्या हो गया 1:5। 5 अगर तो मैं फिर अगर BC मैं करे अगर 5 मैं होगा। पूछूं आपसे ई सी अपॉन ए सी कितना होगा, ई सी यानी नीचे की साइड अपॉन पूरी साइड क्या हो जाएगा 1:4 + 1 1:5 सॉरी। ई सी कितना है बेटा EC 4 है। 4 है ना, तो ये 4:5 होगा ना। ओह अच्छा अच्छा ओके। देखो ऊपर की छोटी साइड डिवाइडेड बाई बड़ी की साइड, तो 1:5 हो गया। टोटल कितना है पहले देखो, दो हिस्सों में बांटा गया है। 1:4 का मतलब क्या होता है बेटा, 1:4 का मतलब समझो पहले। 1:4 का मतलब होता है कि 5 चॉकलेट थी, एक बंदे को 1 दे दी और दूसरे बंदे को 4 दे दी। पहले टोटल करना सीखो उनको। 1:4 मतलब टोटल कितना है 5। हाँ टोटल 5 है तो ऊपर का छोटा डिवाइडेड बाई टोटल करोगे तो 1:5, नीचे का छोटा डिवाइडेड बाई टोटल करोगे तो 4:5। अगर ये मान लो 2 होता, रेशियो मान लो 2:7 कह देते, मान लो रेशियो 2:7 होता तो ऊपर की छोटी साइड डिवाइडेड बाई बड़ी साइड कितना होता 2:9, और नीचे की साइड अपॉन बड़ी साइड करते 7:9। समझ में आया, 3 ही रेशियो होते हैं। एक रेशियो होता है छोटा अपॉन छोटा, एक रेशियो होता है ऊपर का छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा, और एक रेशियो होता है नीचे का छोटा डिवाइडेड बाई। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगली बार दोबारा मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।